चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के चैप्टर 1 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीवॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीवॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? सर टॉमस रो। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? सर टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था? जॉन सैरमन। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था? जॉन सरमैन। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट को। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? पिपली। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? पिपली। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। 7वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? चाय नहीं थी। मसाले थे, सूती वस्त्र थे और नील था। 7वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? चाय नहीं थी, मसाले थी, सूती वस्त्र थी और नील थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया? बॉन्डीवॉश का युद्ध। भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया? बॉन्डीवॉश का युद्ध। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेंगे कौन सा कथन सही है इन दोनों में से। पहला कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, यह कथन सही है। दूसरा कथन है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह कथन भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, यह कथन सही है। दूसरा कथन है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह कथन भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि
अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोच्चिन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोच्चिन में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। चलिए इसको क्रम में कर लेंगे हम लोग। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबूर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाल्डीवाश का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले अंबूर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वाल्डीवाश का युद्ध और फिर बक्सर युद्ध। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। बेदर का युद्ध किनके मध्य हुआ? अंग्रेज डचों के मध्य। बेदर का युद्ध किनके मध्य हुआ? अंग्रेज डचों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चॉर्नॉक ने। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चॉर्नॉक ने। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख वन्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? कपास, रेशम, सोडा और अफीम। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख वन्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? कपास, रेशम, सोडा और अफीम। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? टॉम्स रो। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? टॉम्स रो। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत के निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड।
किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? अल्बुकर्क। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? रूसी और जर्मन। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? रूसी और जर्मन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में यात्री के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में देश के नाम। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे, तस्मान हॉलैंड के थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। सूची 1 में यात्री के नाम और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर 2, मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 21। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 21। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफी उद दौला ने। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफी उद दौला ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर द्वितीय ने। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ? मोहम्मद आजम व मुअज्जम के मध्य। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ? मोहम्मद आजम और मुअज्जम के मध्य। जोशुआ कैटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? बहादुर शाह प्रथम। जोशुआ कैटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? बहादुर शाह प्रथम के। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई? रफी उद दरजात। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई? रफी उद दरजात। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? फर्रुखसियार। किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? फर्रुखसियार। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यदुनाथ सरकार की। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यदुनाथ सरकार की। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिनका नाम था मुगलानी बेगम। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिनका नाम था मुगलानी बेगम। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? मुअज्जम। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? मुअज्जम। वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? बहादुर शाह प्रथम। वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? रफी उद दरजात। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? रफी उद दरजात। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? तुरानी दल। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? तुरानी दल। निम्नलिखित में से
किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? अकबर द्वितीय। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखशियर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखशियर ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? मुर्शिद कुली खान। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह कथन सही नहीं है। उसने श्रावण कोर पर शासन किया, यह कथन सही है। उसने सामंतों का दमन किया, यह कथन भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, यह कथन भी सही है। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह कथन सही नहीं है। उसने श्रावण कोर पर शासन किया, यह कथन सही है। उसने सामंतों का दमन किया, यह कथन भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, यह कथन भी सही है। मुर्शिद कुली खान मूलतः था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। मुर्शिद कुली खान मूलतः था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? बालाजी बाजीराव। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? बालाजी बाजीराव। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? आगरा। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? आगरा। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? शहादत खान ने। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? शहादत खान ने। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तोरण का किला। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तोरण का किला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? अलवर्दी खान ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? अलवर्दी खान ने। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? अलवर्दी खान। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? अलवर्दी खान। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव। वॉडियार के शासक थे
मैसूर रियासत के वाडियार मैसूर रियासत के शासक थे। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? गुजरात का युद्ध। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? गुजरात का युद्ध। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शादत खान बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शादत खान बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन था? नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन था? नवीन चंद्र सेन का। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? सर आयर कूट। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? सर आयर कूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? मीर कासिम। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? मीर कासिम। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी? जहांगीर शाह ने। किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी? जहांगीर शाह ने। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? श्रीरंगपट्टनम में। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चैप्टर 3 ब्रिटिश शासन का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? झांसी, नागपुर और सतारा का। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? झांसी, नागपुर और सतारा का। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या सुमेलित नहीं है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से था, यह सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि प्रणाली से था, यह भी सुमेलित है। और लॉर्ड वेटिंग का संबंध 1829 का 7वां रेगुलेशन से है, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से था, यह सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि प्रणाली से था, यह भी सुमेलित है। और लॉर्ड वेटिंग का संबंध 1829 का 7वां रेगुलेशन से था, यह भी सही सुमेलित है। यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? इंदौर के होलकर से। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? इंदौर के होलकर से। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके मध्य हुई थी? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके मध्य हुई थी? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में युद्ध के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस युद्ध में किसने किया था उनके नाम दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने किया था। और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए एक बार फिर से मिलान कर लेंगे। सूची 1 जिसमें युद्ध के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिन्होंने किया था उनके नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने नेतृत्व किया था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मोडेज ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है? देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? पहला कथन है टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, यह कथन सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह कथन भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, यह कथन सही नहीं है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, यह कथन भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1, 2 और 4 सही है। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह देखेंगे। कथन 1, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, यह कथन सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह कथन भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, यह कथन सही नहीं है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, यह कथन भी सही है। कथन 1, कथन 2 और कथन 4 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेज राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेज राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यह कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट था, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, यह भी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा
बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग यह कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी यह भी कारण था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सिंध का। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सिंध का। ब्रिटिश काल के में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता है? बंगाल को और बंबई को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता है? बंगाल को और बंबई को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? सतारा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? सतारा। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। सरघना में। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरघना में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? लॉर्ड रीडिंग। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। राज्यक्ष, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी। राजस्व, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम वेटिंग को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम वेटिंग को। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। प्लासी के युद्ध 1757 में के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रमुख शिक्षा आयोग। समिति या आयोग, उनके स्थापना वर्ष और उस वक्त गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे?
चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्थापना 1854 में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्थापना 1854 में हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। शैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। शैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी और उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इंच कैंप आयोग की स्थापना 1923 में हुई थी और गवर्नर जनरल उस वक्त लॉर्ड रीडिंग थे। इंच कैंप आयोग की स्थापना 1923 में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा की स्थापना 1929 में हुई थी और उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा की स्थापना 1929 में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लिंडसे आयोग जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थी उसकी स्थापना 1929 में हुई थी। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लिंडसे आयोग जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थी उसकी स्थापना 1929 में हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। सार्जेंट आयोग की स्थापना 1944 में हुई थी और उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। सार्जेंट आयोग की स्थापना 1944 में हुई थी और उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब पढ़ेंगे चैप्टर 4 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? सूत तथा गेहूं का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? सूत तथा गेहूं का। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था? अर्नाल्ड टॉनबी ने। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? अर्नाल्ड टॉनबी ने। केडिको निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। केडिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से संबंधित है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे या था? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आरसी दत्त थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? वेल्बी समिति। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? वेल्बी समिति। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है? चलिए देखते हैं इन दो कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। यह कथन सही है। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दी। यह भी कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है।
ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या सही है? कथन 1, अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। यह कथन सही है। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। यह कथन भी सही है। कथन 1 और कथन दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यह से सुमेलित नहीं है? चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भू राजस्व नीति और उनके वर्ष दिए गए हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 यह सुमेलित नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 यह सुमेलित है। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 यह भी सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सुमेलित नहीं है, 1 और 3 सुमेलित हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यह से सुमेलित नहीं है? भू राजस्व नीति और उनकी वर्ष। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्थायी बंदोबस्त 1793 यह सुमेलित है। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 यह भी सुमेलित है। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए? वर्ष 1881 में। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए? वर्ष 1881 में। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी शहरी नियोजन से। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी शहरी नियोजन से। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्कस ने। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्कस ने। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 तक। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 तक। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बंबई में। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बंबई में। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई? वर्ष 1870 में। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई? वर्ष 1870 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसमें दिए गए कोई भी कथन सही नहीं है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इसमें से एक भी कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चैप्टर 5 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मंगल पांडे कहां के
विप्लव से संबंधित है? बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है? बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर से संबंधित है अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से संबंधित है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेंगे सूची 1 और सूची 2 में कौन कौन आपस में संबंधित है। झांसी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से संबंधित है बेगम हजरत महल, कानपुर से संबंधित है अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से संबंधित है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्युत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। व्युत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के में सामना करना पड़ा यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा यूरोज का। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। देखिए इसमें देख लेंगे 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? शाहूकारों ने नहीं लिया था और जमींदार ने नहीं लिया था। खेतीहार मजदूर ने लिया था और कृषकों ने भी भाग लिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? शाहूकार ने नहीं लिया था और जमींदार ने नहीं लिया था। खेतीहार मजदूर और कृषक ने लिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4 ने नहीं लिया था, यानी शाहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह से बाहर से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। जिसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था?
एस.एन. सेन ने किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, तात्या तोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था और बहादुर शाह जफर ने लिया था। आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, तात्या तोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था और बहादुर शाह जफर ने लिया था। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम किस नेता के लिए रखा गया? फैजाबाद के मौलवी के लिए। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम किस नेता के लिए रखा गया? फैजाबाद के मौलवी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे। जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कानपुर के निकट। जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कानपुर के निकट। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा? उपयुक्त सभी का, यानी कर्णता सेंट लेगुड़ का, लेफ्टिनेंट जनरल गिब्स और वेलेस, इन सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? उपयुक्त सभी का नाम नहीं जुड़ा है, यानी कर्णता सेंट लेगर का नाम भी नहीं जुड़ा है, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का नाम भी नहीं जुड़ा है और वेलेस का नाम भी नहीं जुड़ा है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ह्यूशन। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ह्यूशन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या तोपे को। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या तोपे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में का उद्देश्य क्या था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसमें से सही क्या है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यह सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 में हुई थी का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यह था उद्देश्य। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी उद्देश्य था। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, यह उद्देश्य नहीं था, यानी
एक और दो नंबर सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्वालियर के शासक ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन सही नहीं है। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन भी सही है। संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्वालियर के शासक ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन सही नहीं है। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन भी सही है। संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में विद्रोह किया, यह कथन भी सही है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विरोधी का नाम क्या था? बरकत अहमद। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? बरकत अहमद। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? नाना साहेब। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? नाना साहेब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए, सूची 1 में विद्रोही नेता और सूची 2 में विरोध के केंद्र दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, विरजिस कादिर लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली इलाहाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्रोही नेता और सूची 2 में उनसे संबंधित विद्रोह का केंद्र दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे एक बार फिर से। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, विरजिस कादिर लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली इलाहाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं, इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम और सूची 2 में उनके स्थान के नाम दिए गए हैं। नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खान। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? आरसी मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? आरसी मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान को। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया?
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई।